हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं अविनाश पारिक आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्रेजेंट हुआ हूँ। जैसा कि पता है आपको, एयरफोर्स एग्जाम के लिए एक अभ्यास सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम आपको एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। तो क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चंस पे मूव करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पे बात करते हैं। क्या बोला गया है? सफलता की सही परिभाषा हर मुसीबत में निकलने का वादा, कोशिश करने का इरादा, आलस कम और मेहनत ज्यादा। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपने आप से वादा करना होगा और दृढ़ डिटर्मिनेशन के साथ में मेहनत करनी होगी, तो आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही हमारी सफलता की परिभाषा है। तो क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? The power of pump which can pump 200 kilogram of water to a height of 50 meter in 10 seconds will be। एक वाटर पंप 200 किलोग्राम पानी 50 मीटर ऊंचाई पर 10 सेकंड में पंप करता है, तो पंप की शक्ति ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर पंप की पावर या फिर शक्ति के बारे में पूछा गया है। हम बात करते हैं, जब भी वाटर के बारे में बात करते हैं, जब भी हम हाइट पे बात करते हैं तो हाइट पर हमेशा वाटर पोटेंशियल एनर्जी को पजेस करता है, मींस वह उस पर ऊंचाई पर हमेशा स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो यहां से h ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m g h द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, जहां m क्या हमारा द्रव्यमान, g क्या हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, h क्या हमारा ऊंचाई। पुट करते हैं वैल्यूज को। द्रव्यमान का मान कितना दिया हुआ है? 200 किलोग्राम। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट हमें कितनी गिवन है? 50 मीटर, दैट इज 50। सारा का सारा सिस्टम हमारा ऐसा ही में है, सारी की सारी गिवन डाटा हमारे ऐसे सिस्टम में है। तो फाइनली हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? 100 इंटू 10 टू की पावर 3 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना आया हमारा? 100 इंटू 10 टू की पावर 3 जूल। हमें पूछा है समय कितना दिया गया है? समय दिया गया हमें 10 सेकंड, 10 सेकंड दिया गया है। पूछा गया है शक्ति के बारे में। हम बात करते हैं शक्ति। शक्ति क्या होती है हमारी? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। समय के सापेक्ष ऊर्जा में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति। तो पंप की शक्ति कितनी रहेगी? पावर किस प्रकार से गिवन रहेगी? एनर्जी अपॉन टाइम। देखा हमने एनर्जी हमारी किस तरीके से गिवन है? 100 इंटू 10 टू की पावर 3 जूल अपॉन टाइम कितना गिवन है? 10 सेकेंड। तो सॉल्व करते हैं तो 10 इंटू 10 टू की पावर 3 जूल पर सेकेंड। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं वॉट के अंदर तो हमारी पावर कितनी आती है? 10 इंटू 10 टू की पावर 3 वॉट। दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी इफ इट्स लेंथ इंक्रीज बाई 2%, देन न्यू टाइम पीरियड। तो हमारा नया आवर्तकाल क्या रहेगा वो पूछा गया है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। साधारण पेंडुलम का आवर्तकाल टी है। यदि इसकी लंबाई को 2% तक बढ़ा दिया जाता है तो नए आवर्तकाल का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि किसी भी साधारण पेंडुलम के लिए जो हमारा आवर्तकाल रहता है, टाइम पीरियड रहता है, वो किस प्रकार से गिवन रहता है? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जहां पर एल क्या हमारा लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की लंबाई। तो क्वेश्चन में जिस तरीके से बोला गया है कि जो हमारी लेंथ है उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? एल। इसको हमें 2% से बढ़ाना है। अगर इसको हम 2% से इंक्रीज करते हैं तो जो हमारी नई लेंथ आएगी, नई लेंथ कितनी आएगी? दैट इज एल डैश, ये हमारा 102 अपॉन 100 टाइम्स रहेगा जो इसकी ओरिजिनल लेंथ रहेगी। अगर हम नए आवर्तकाल के बारे में बात करते हैं तो नया आवर्तकाल को हम टी डेज से प्रदर्शित करते हैं, दैट इज 2 पाई अंडर रूट
एल डैश अपॉन जी। पुट करते हैं वैल्यू को, एल डैश का वैल्यू हम 102 अपॉन 100 एल पुट करते हैं, तो 2 पाई अंडर रूट 102 एल अपॉन 100 अपॉन जी। सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा इसमें ट्रिक बताना चाहूंगा कि हमें थोड़ी सी मैथ्स याद रखनी होगी। हमें पता है कि जो हमारा 100 होता है उसका अंडर रूट कितना होता है, हमारा 10 होता है। नेक्स्ट हमें पता है कि 11 का अंडर रूट कितना होता है, हमारा 121 इक्वल टू किसका अंडर रूट होता है, ये 11 के लिए। तो यहाँ पर 102 का अंडर रूट हमें फाइंड करना है, तो मीन्स ये 100 से 121 के बीच में रहेगा, तो हम लिख सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 10.99। तो 102 अंडर रूट 102 बाहर निकल के कितना बनाएगा, टी डैश इक्वल टू, अगर मैं सोल्व करता हूं इसको 102 को, तो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेता हूं, दैट इज 10.99, क्योंकि 100 का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। ये वाला 100 यहां से निकल के 10 बनाएगा, और बाकी का डाटा हमारा एज इट इज हम यहां पर प्लेस करवा देते हैं, एल अपॉन जी। अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे मेन फॉर्मूला से, तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी किसको प्रदर्शित करता है, टाइम पीरियड को प्रदर्शित करता है। तो यहां से हमारा नया टाइम पीरियड डिवाइड करने के बाद में 1.099 इंटू टी से रिप्रेजेंट होगा। अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो टी डैश इक्वल टू 1.01 टी, इस प्रकार से इसको हम प्रदर्शित करेंगे। तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहा है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1.01 टी। ये हमारा फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जुम्बल्ड क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन आपका गिवन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए चार्ज होलो मेटल स्फीयर इज, खोखले आवेशित धातु के गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। 0, ट्वाइस एज दैट ऑन द सरफेस, हाफ एज दैट ऑन द सरफेस, सेम एज दैट ऑन द सरफेस। सतह पर उपस्थित विभव का दुगना, सतह पर उपस्थित विभव का आधा, सतह पर उपस्थित विभव के समान। जब भी हम बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में, अगर हमारे पास में आर रेडियस का, आर त्रिज्या का कोई गोला है, तो इसकी सतह पर हमारा विभव कितना रहेगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। अगर हम बात करते हैं सेंटर पे, सेंटर O से लेके कोई भी डिस्टेंस हमारी r, तो अगर यहाँ पर हम बीच में कहीं पर भी अगर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, हमारा सतह पर उपस्थित विभव के बराबर आएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सेंटर पे हमारा कितना पोटेंशियल रहेगा, जितना उसका सतह पर उपस्थित है उतना पोटेंशियल हमारा सेंटर पे रहने वाला है। तो हमारा फाइनल आंसर इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस, सतह पर उपस्थित विभव के समान रहने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 5। इफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज 30, देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस विल बी। एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता 5 है तथा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है 30। नेत्रक लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हमें ऑब्जेक्टिव लेंस और जो हमारा आई पीस है, आई लेंस है, इन दोनों के बीच में टोटल से क्या रिलेशन रहता है, टोटल से हमारा रिलेशन रहता है, अगर टोटल कंपाउंड का हमारा मैग्निफिकेशन m है तो हमारा ये प्रोडक्ट रहेगा हमेशा ऑब्जेक्टिव और आई पीस का। हमें ऑब्जेक्टिव का कितना गिवन है, ऑब्जेक्टिव का हमें गिवन है 5 और कंपाउंड का कितना गिवन है 30। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, m का वैल्यू 30 है, टोटल का वैल्यू 30 है, ऑब्जेक्टिव का वैल्यू हमारा 5 है और आई पीस का मैग्निफिकेशन हमें फाइंड करना है। तो यहां से आई पीस का मैग्निफिकेशन कितना आएगा हमारा, सॉल्व करने के बाद में 6, दैट इज आई पीस का मैग्निफिकेशन आवर्धन कितना रहेगा 6, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए गार्डनर पुशेस ए लॉन रोलर थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इफ ही अप्लाइज a force of 20 kilogram weight in a direction inclined at 60 degree to the ground. The work done by him is,
हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। एक माली लोन रोलर पर 20 किलोग्राम भार का सतह से 60 डिग्री कोण पर बल आरोपित करता है तथा 20 मीटर की दूरी तय करता है। उसके द्वारा तय किए गए कार्य के बारे में हमें पूछा गया है कि कितना वो कार्य कर रहा है। तो क्वेश्चन में हम जो डाटा गिवन है, सबसे पहले हम उसको एक बार टेबुलेट कर लेते हैं। 20 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला वगैरह सब चीजें पता है तो आप इसको 20 सेकंड में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन हम हमारे यहाँ पर अभी सैंपल पेपर का हमारा करने का मोटिव ये है कि हम इसके पैटर्न को, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अच्छे से समझ सके। इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ किस तरीके से कि क्वेश्चन में जो गिवन है हमारा एफ कितना गिवन है हमारा यहाँ पे, एफ गिवन है 20 किलोग्राम वेट, 20 किलोग्राम वेट। अब ये जो गिवन है, सबसे फर्स्ट जॉब क्या रहेगी, इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्क है वो किस में है, एसआई सिस्टम में, दैट इज जूल में। इसलिए फोर्स को हमें कन्वर्ट करना होगा एसआई सिस्टम में। कन्वर्ट करने के लिए वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना, दैट इज 9.8। ये आपका अभी न्यूटन में कन्वर्ट होगा। सॉल्व करते हैं इसको तो फाइनली हमारा 196 न्यूटन का फोर्स हमारा गार्डनर अप्लाई कर रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना गिवन है, 20 मीटर। विस्थापन कितना दिया हुआ है, 20 मीटर का विस्थापन दिया है। साथ ही साथ में सतह से 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री के कोण पर हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो थीटा का वैल्यू कितना हमारा 60 डिग्री। क्वेश्चन में हमें वर्क डन पूछा गया है। तो ये सारा का सारा डाटा हमें गिवन है। हमें पता है कि जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन किस प्रकार से गिवन रहता है, वर्क डन हमारा F डॉट एस, दैट इज फोर्स और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं पुट करता हूं, सॉल्व करते हैं इस डॉट प्रोडक्ट को, तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एस एफ एस कॉस थीटा। पुट करते हैं, एफ का वैल्यू कितना गिवन है 196, एस का वैल्यू कितना गिवन है 20 और कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। सॉल्व करते हैं 196 इंटू 20 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है हमारा 1/2। दैट इज सॉल्व करने के बाद में हमें मिलता है यहाँ से ये 10 टाइम्स, दैट इज 1960 जूल। इतना हमारे को वर्क डन होगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट ऑप्शन रहेगा, दैट इज 1960 जूल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन एयर कॉलम इन ए पाइप which is closed at one end will be resonance with the vibrating body of frequency 166 Hz. If the length of the air column is, तो हमें लेंथ ऑफ द एयर कॉलम फाइंड करना है। एक सिरे से बंद पाइप में बने वायु स्तंभ की अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति 166 हर्ट्ज है। तो वायु स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें वायु स्तंभ की लंबाई पूछी है। यदि हमारी साउंड की वेलोसिटी कितनी गिवन है, हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना गिवन है 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड हमें साउंड की वेलोसिटी गिवन है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, हमारा पाइप, ऑर्गन पाइप कैसा है, एक एंड से खुला है दूसरे एंड से बंद है, एक एंड से खुला है और दूसरे एंड से बंद है। तो कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर इसमें साउंड वेव ट्रेवल करती है तो कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगी, और इसमें जो हमारा स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा वो इस टाइप से। ओपन एंड पर हमेशा क्या बनता है हमारा एंटी नोड, और जो क्लोज एंड है वहां पर हमारा क्या बनता है नोड। सपोज जो हमारा लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप है वो कितना होगा L, तो हम लिख सकते हैं कि ये L किसके बराबर रहेगा, क्योंकि हमारा स्टैंडिंग वेव पैटर्न इस टाइप का बन रहा है, तो ये हमारा रहेगा λ/4 के इक्वल। मीन्स इसका जो वेवलेंथ रहेगा वो कितना रहने वाला है हमारा λ/4। एक जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उस पर बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं, दैट इज 166 हर्ट्ज। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन को फाइंड करते हैं तो हमें पता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी
वो किस प्रकार से गिवन रहेगी, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो यहां से वेवलेंथ का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, v अपॉन फ्रीक्वेंसी, दैट इज 332 अपॉन 166। पूरा का पूरा सिस्टम हमारा SI में है। तो सॉल्व करने के बाद में हमारा डाटा कितना आएगा, ये 2 टाइम्स इससे कैंसिल आउट हो रहा है। तो वेवलेंथ का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, 2 मीटर। वेवलेंथ का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, 2 मीटर। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, वायु स्तंभ की लंबाई। तो वायु स्तंभ की लंबाई किसके बराबर रहेगी, λ/4 के, दैट इज लेंथ ऑफ एयर कॉलम विल बी इक्वल टू λ/4। पुट करता हूं मैं वैल्यू को, लैम्डा का वैल्यू हमने 2 निकाला है, दैट इज 2/4, L इक्वल टू 0.5 मीटर। सॉल्व करने के बाद में कितना बना रहा है ये, 1/2, दैट इज 0.5 मीटर। तो हमारा फाइनल आंसर इसमें क्या बनने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, 0.5 मीटर। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए गए हैं। अगर आप नवंबर में आपका एग्जाम आने वाला है, अगर आप इन क्वेश्चंस का एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में इन्हीं से ही रिलेटेड या फिर इन्हीं से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। जो नेक्स्ट सैंपल पेपर आने वाले हैं उनको आप रेगुलर लगाते रहिए, उनकी थ्योरी आप देखिए, क्योंकि हम क्वेश्चंस के साथ में पूरी की पूरी थ्योरी कवर कर रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे जुम्बल्ड क्वेश्चन है। द ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाई, कुछ इस तरीके से हमारी वेव को रिप्रेजेंट किया गया है। देन द स्पीड ऑफ द वेव इज, तो हमें स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करनी है। एक्स एक्स के अनुदिश एक अनुप्रस्थ तरंग की गति का समीकरण इस प्रकार से दिया गया है, तो तरंग की गति ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि अगर हम स्टैंडर्ड तरंग के बारे में बात करते हैं तो स्टैंडर्ड तरंग हमारी किस प्रकार से गिवन रहेगी, y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, जहां पर a क्या हमारा एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, k क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, प्रोपगेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा किसको रिप्रेजेंट करता है हमारा, ओमेगा रिप्रेजेंट करता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी को, और फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, फेज डिफरेंस को। तो कंपेयर करते हैं हम जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वहां से, तो प्रोपगेशन कांस्टेंट k का वैल्यू यहां से कितना आ रहा है, 0.5 पाई, दैट इज 0.5 पाई। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वैल्यू यहां से कितना आ रहा है हमारा, 4 पाई, दैट इज ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी ऑफ द वेव पूछा गया है, तो हमें पता है कि जो हमारी वेलोसिटी ऑफ वेव है वो किस तरीके से गिवन रहती है, ओमेगा अपॉन के, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी अपॉन प्रोपगेशन कांस्टेंट। वैल्यूज को मैं पुट करता हूं, ओमेगा का वैल्यू हमारा कितना आया है कंपेयर करने के बाद में, 4 पाई, के का वैल्यू कितना है हमारा, 0.5 पाई, 0.5 पाई। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में बनता है 4 अपॉन 0.5, तो यहां से ये 5 से 40 8 टाइम कैंसिल होके 8 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर बनने वाला है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। फाइनल आंसर क्या रहने वाला हमारा, 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन, विद्युत जनित्र निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, Faraday's laws of electromagnetic induction, motion of charged particle in electromagnetic field, Newton's laws of motions, fission of uranium by slow neutrons। तो हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जो जनरेटर होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा, Faraday's laws of electromagnetic induction। फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर ये कार्य करता है। तो इस टाइप से आपके कुछ डायरेक्टली जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछ जाते हैं। आपको प्रिंसिपल सारे याद होने चाहिए कि कौन सी युक्ति, कौन सी डिवाइस हमारी किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज हिट बाई ए फोर्स विच एक्ट्स on it for 0.1 second. The impulsive force
इज, तो हमें इम्पल्स का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। 150 ग्राम द्रव्यमान की गेंद पर 0.1 सेकंड के लिए बल आरोपित किया जाता है, तो गेंद में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती है। गेंद पर आरोपित आवेग का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर इम्पल्स का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि आवेग हमारा किस प्रकार से दिया रहता है, इम्पल्स, आवेग हमारा किस प्रकार से गिवन रहता है, बल गुणा समय, फोर्स इनटू टाइम से गिवन रहता है। हमें पता है कि न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें क्या पता है, F बराबर कितना होता है हमारा, ma। तो बल को हम क्या लिख सकते हैं, ma गुणा समय हमें पूछा गया है t। देखिए m का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पर, 150 ग्राम। लेकिन अगर हम ऑप्शंस पे ऑब्जर्व करते हैं तो सारा का सारा सिस्टम हमें किस में गिवन है, ऐसा ही सिस्टम में गिवन है। तो हमारी फर्स्ट जॉब क्या रहेगी कि इस मास को हम कन्वर्ट करते हैं ऐसा ही सिस्टम में, दैट इज मास को हम क्या लिखेंगे, 150 इंटू 10⁻³ अब ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, किलोग्राम में। अगर हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं तो एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 20। टाइम हमें कितना गिवन है यहाँ पर, 0.1 सेकेंड। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिलता है, ये 10 से यहां से कैंसिल आउट होता है, तो यहां से ये न्यूटन सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 10⁻² बनाता है और यहां पर 10⁻³ तो ये 0.3 न्यूटन सेकेंड। तो हमारा फाइनल आंसर, इंपल्स का फाइनल वैल्यू क्या बनने वाला है, 0.3 न्यूटन सेकेंड। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा इसमें राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एमीटर रीड्स अप टू 1 एम्पियर, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.81 ohm. To increase the range to 10 ampere, the value of the required shunt is, हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं, 0.81 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाला एमीटर 1 एम्पियर तक धारा मापन कर सकता है। 10 एम्पियर तक धारा मापन करने के लिए इसी एमीटर में आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम बात करते हैं, जब भी हम एमीटर के बारे में बात करते हैं, एमीटर की रेंज हमें बढ़ानी होती है। तो जब भी हम एमीटर की रेंज बढ़ानी होती है तो उसके पैरेलल में हमें एक प्रतिरोध लगाना होता है। इस प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, शंट। तो शंट के लिए जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि मीन्स हमारा ये एक एमीटर है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना गिवन है, 0.81 ओम। इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है, कितनी रीड कर सकता है, 1 एम्पियर की। लेकिन जब भी इसका वैल्यू को, इसकी रेंज को हमें बढ़ाना होता है तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, एक पैरेलल के अंदर एक प्रतिरोध लगाना होता है। इस पैरेलल प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। तो इस प्रकार से होगा, इस प्रतिरोध का मान माना कि हमें R मानता है, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है तो इसको हमने R मान लिया। अब इसकी रेंज को कहां तक बढ़ाना है, हमें 10 एम्पियर तक बढ़ाना है। तो मीन्स यहां से इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, लेकिन यहां से 1 एम्पियर की धारा ही प्रवाहित हो सकती है। तो बाकी की जो रिमेनिंग 9 एम्पियर की धारा है वो यहां से प्रवाहित होगी। हमें पता है कि जब भी हम समांतर क्रम में बात करते हैं, पैरेलल के अंदर बात करते हैं, तो पैरेलल में हमेशा विभव, वोल्टेज हमेशा क्या रहता है, हमारा समान रहता है। तो ओम के नियम से हमें पता है कि V = RI, विभव को हम किस प्रकार से देते हैं, प्रतिरोध गुणा धारा। तो यहां पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.81 ओम। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर। तो ओम के नियम से यहां का विभव कितना रहेगा, प्रतिरोध गुणा धारा। समांतर क्रम में विभव हमारे समान रहते हैं, तो अतः यहां का विभव भी कितना रहेगा, प्रतिरोध गुणा धारा, दैट इज
R इंटू 9। तो यहां से सॉल्व करने के बाद में प्रतिरोध का मान कितना आ रहा है हमारे पास में, प्रतिरोध का मान कितना आ रहा है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 0.09, तो प्रतिरोध का मान आ रहा है 0.09 ओम। दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, if the magnet is cut into 4 equal parts such that their length and breadth are equal pole strength of each part, एक छड़ चुंबक को बराबर लंबाई तथा चौड़ाई के 4 भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग की ध्रुव तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसकी पोलर इंटेंसिटी के बारे में या पोलर स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास में एक इस प्रकार से एक बार मैग्नेट है। If the magnet is cut into 4 equal parts such that their length and breadth are equal pole strength of each part, एक छड़ चुंबक को बराबर लंबाई तथा चौड़ाई के 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग की ध्रुव तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास में एक इस प्रकार से छड़ चुंबक बार मैग्नेट है जिसकी ध्रुव तीव्रता कितनी है हमारी, m है। अगर मैं इसको माना कि हमारी इसकी ध्रुव तीव्रता कितनी है, m, स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल। सबसे पहले हम इसको लंबाई के अनुदिश कट करते हैं। तो लंबाई के अनुदिश इस प्रकार से कट होगी, ये लंबाई के अनुदिश अगर ये कट होती है तो इसकी जो तीव्रता रहेगी वो आधी आधी डिवाइड हो जाएगी, दैट इज m/2 m/2। नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है, इसका चौड़ाई के अनुदिश कट करना है, इस प्रकार से कट करना है। तो ये इस तरीके से हमारी 4 पार्ट में डिवाइड होगी। ऑब्जर्व करते हैं तो m/2 सेम रहने वाला है यहां पे, लेकिन यहां से भी कट होने के बाद में ये किस प्रकार से बना लेगा हमारा m/2 क्योंकि जितनी यहां पर है उतनी की उतनी अनोदर एंड पर रहती है। तो मीन्स प्रत्येक पार्ट में हर एक पोल की हमारी ध्रुव तीव्रता कितनी रहेगी, m/2। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 20 ओम एंड एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज 60 ओम। एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस इज 2.5 ओम। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक तार का प्रतिरोध 20 ओम है तथा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 ओम है। 25 ओम प्रतिरोध पर तापमान ज्ञात कीजिए। मीन्स जब हमारा प्रतिरोध 25 ओम का हो जाता है तो हमें उसका तापमान ज्ञात करना है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर 25 ओम है। तो हम जनरल फॉर्मूला बात करते हैं कि जब भी हमें टेम्परेचर पे कहीं पर मेजर करना होता है तो ये हमारा इस प्रकार से गिवन रहेगा, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। जहां पर RT क्या है, जहां पर हमें मेजर करना है। R0 क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, कोई भी हमें एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लेना होता है। अल्फा क्या था हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट, और डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सबसे पहले हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 ओम है, इसको हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। दैट इज R0 का वैल्यू हमारा कितना गिवन है, R0 का वैल्यू हमारा 20 ओम। तो इस समय T0 कितना रहने वाला है हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड केस में हम RT का वैल्यू लेते हैं। RT का वैल्यू कितना गिवन है हमें 60 ओम। तो यहां पर T का वैल्यू कितना रहेगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर्मूला में पुट करते हैं और अल्फा का वैल्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। दैट इज 60 इक्वल टू 20 1 प्लस अल्फा। चेंज इन टेम्परेचर मीन्स अगर फाइनल हमारा 500 डिग्री सेंटीग्रेड है और इनिशियल 20 है
तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, दैट इज 480 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्व करते हैं इसको यहाँ से, तो ये हमारा 3 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है। अगर ये आपका 1 इधर की तरफ आता है तो ये कितना बनाएगा, 2 अल्फा इंटू 480। तो यहां से फाइनली अल्फा का मान कितना आ रहा है, अल्फा इक्वल टू 1/240। तो ये हमारा यहां से अल्फा का वैल्यू आता है। सेकंड केस में हम वापस इसी तरीके से आर नोट का वैल्यू कितना लेते हैं, आर नोट का वैल्यू लेते हैं 20 ओम, और टी नोट का वैल्यू लेते हैं हम, जैसा कि आपको गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब की बार हम आर टी का वैल्यू कितना लेते हैं, 25 ओम, और टेम्परेचर हमें यहां पर फाइंड करना है। वापस जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, यहां से अप्लाई करने के बाद में मिलेगा दैट इज 25 इक्वल टू 21 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना गिवन है, 1/240 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा हमारा, T-20। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद में यहां से मिलेगा हमें 4 दैट इज 5/4 इक्वल टू 1 प्लस 1/240 इंटू T-20। इस तरीके से यहां तक हमने इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद में यहां से अगर हम इसको 5/4 को इस तरीके से प्लेस करते हैं, अगर इस 1 को मैं इधर प्लेस करवाता हूं तो यहां से मेरा 1/4 इक्वल टू T-20/240। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, फाइनली अगर मैं इसको 4 से कट करता हूं तो ये हमारा 4 से कट करने के बाद में 60 टाइम कैंसिल आउट होगा। तो यहां से ये 60 इक्वल टू T-20 बनाएगा। तो हम देखते हैं, यहां से देखने के बाद में पता पड़ेगा, तो T इक्वल टू कितना बना रहा हमारा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स फाइनली हमें कितना मिलेगा यहाँ से, जो हमारा 25 ओम का प्रतिरोध पर तापमान कितना रहने वाला है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें फाइनल ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंथी था, लेकिन इसके अंदर इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम में पूछे जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्कुलर डिस्क ऑफ 2 किलोग्राम एंड द रेडियस 1 मीटर is rotating about an axis perpendicular to its plane and passing through its center of mass with a rotational kinetic energy of 8 joule. The angular momentum in joule second is. क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारी एक सर्कुलर डिस्क है। तो सर्कुलर डिस्क के लिए अगर हम इनर्शिया के बारे में बात करते हैं, तो सर्कुलर डिस्क के लिए हमारा इनर्शिया किस टाइप से गिवन रहता है, दैट इज I इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। हमें गिवन है यहां पर इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 8 जूल। अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस टाइप से गिवन रहती है हमारी, 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर, दैट इज हमें कितनी गिवन है, 8 जूल। यहां से मैं I का वैल्यू पुट करता हूं तो कितना मिलेगा मुझे, 1/2 इंटू 1/2 इंटू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 8। वैल्यूज को पुट करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, मास कितना गिवन है हमारे पास में, 2 किलोग्राम, रेडियस कितना गिवन है, 1 मीटर। तो मैं पुट करता हूं वैल्यूज को, पुट करने के बाद में यहां से 1/4 इंटू मास का वैल्यू कितना है, 2 किलोग्राम, रेडियस दैट इज 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8। सॉल्व करने के बाद में ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ये 2 टाइम कैंसिल आउट होता है, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है हमारे पास में 16, दैट इज ओमेगा इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग हमारा किस प्रकार से गिवन रहता है, I ओमेगा से। यहां पर हमारा कोणीय संवेग गिवन रहता है I
ओमेगा से। वैल्यूज को मैं पुट करता हूँ, आई का मान कितना होगा हमारा 1/2 mr² इंटू ओमेगा, पुट करते हैं 1/2, मास का वैल्यू कितना गिवन है 2 किलोग्राम, दैट इज रेडियस का वैल्यू कितना गिवन है 1 मीटर, तो सोल्व r² 1 बनाएगा, ओमेगा का वैल्यू कितना आया हमारे पास में 4 रेडियन, यहाँ से हमारे पास में ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा 4 रेडियन, तो यहाँ से ये 4 सॉल्व करने के बाद में फाइनली हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम, जो हमारा ये एंगुलर मोमेंटम है वो कितना बना रहा है 4 जूल सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, विच लॉ फॉलोज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, लेंज लॉ, किरचॉफ लॉ, मैक्सवेल लॉ या फिर एम्पियर लॉ। तो हमेशा लेंज लॉ हमारा किस पे आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन एज, चुंबकीय क्षेत्र की विमा है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसकी विमा हमें फाइंड करनी है। हमें पता है कि जो हमारा फोर्स है, फोर्स किस प्रकार से गिवन रहता है, F बराबर Q V B साइन थीटा, जहां पर F क्या हमारा चुंबकीय बल है, Q क्या हमारा आवेश, V क्या किसको प्रदर्शित करता है वेलोसिटी को, B किसको प्रदर्शित करता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, और साइन थीटा कोण को प्रदर्शित करता है। साइन थीटा हमारी यहाँ पर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो एक एक का वैल्यूज हम पुट करते हैं। फोर्स का डायमेंशन कितना बनने वाला है, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन हम इसको, अगर आपको डायरेक्ट नहीं रहता है, अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक फॉर्मूला पता है तो आप इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। फोर्स के बारे में हम लिख सकते हैं m1 L1 T-2। इसी प्रकार से आवेश की विमा कितनी रहेगी हमारी a t, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट इसकी विमा होती है m1 L0 T-2 a-1, इस प्रकार से इसकी ये विमा रहने वाली है। तो सॉल्व करते हैं, आवेश का विमा कितना रहेगा at, वेलोसिटी इसका विमा कितना रहेगा L T-v, b मैग्नेटिक फील्ड की विमा हमें फाइंड करनी है, साइन थीटा हमारी यूनिट डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये t से ये t कैंसिल आउट, तो यहाँ से b की विमा कितनी बन रही है m1 L1 T-2 अपॉन a1 L1। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में फाइनल बनता है m1 L से L कैंसिल आउट हुआ, तो दैट इज L की पावर L0 T-2 a, ऊपर जाके क्या बनाएगा -1। अगर आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो इस तरीके से होगा, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा m1 L0 T-2 a-1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सारे के सारे आपके जुम्बल्ड क्वेश्चंस है और सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। तो देखते हैं, ए पार्टिकल कवर्स 50 मीटर इन 8 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम दी रेस्ट, कहां से स्टार्ट कर रहा है वो रेस्ट से, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी 0, देन इट्स एक्सेलरेशन इज, हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करना है। एक कण विरामावस्था से गति आरंभ कर गति के 8वें सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करता है, तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हमारा जो रिलेशन है nth सेकंड में ट्रेवल्ड की गई डिस्टेंस कितनी रहती है SN इक्वल टू U प्लस हाफ A 2n-1, जहां पर SN क्या हमारा nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस, U क्या हमारा इनिशियल वेलोसिटी, A क्या हमारा एक्सेलरेशन, और N क्या है किस सेकंड में
nवे सेकंड में, तो हमारे यहाँ पर nth सेकंड होता है। पुट करते हैं वैल्यूज को, तो कितनी डिस्टेंस को वो ट्रेवल करता है 150। इनिशियल वेलोसिटी विरामावस्था से या फिर रेस्ट कंडीशन से आरंभ होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा हमारा यहाँ पर a, और यहाँ पर nth 8वें सेकंड में फाइंड करना है, तो 2 इंटू 8 माइनस 1 दैट इज 150 इक्वल टू 1/2 इंटू a इंटू यहाँ से सॉल्व करते तो ये कितना बनाएगा हमारा 15। दैट इज सॉल्व करने के बाद में इसको 10 टाइम्स, तो यहाँ से ये एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन ए इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.414। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना गिवन है हमें 1.414। समभुज प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना गिवन है 1.414। जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है, प्रिज्म हमारा कैसा है समभुज मींस इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल प्रिज्म में हमारा जो प्रिज्म एंगल रहेगा वो कितना रहने वाला है 60 डिग्री, क्योंकि हमारा समभुज प्रिज्म है। अगर हम बात करते हैं हमारा जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है और जो हमारा डेविएशन, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो हम रिलेशन देते हैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन डेविएशन एंगल प्लस प्रिज्म एंगल अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। वैल्यूज को मैं पुट करता हूं। यहां पर हमारे पास में रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना गिवन है 1.414। अगर इसको हम याद रख सकते हैं तो ये हमारा √2 के इक्वल है। पुट करते हैं वैल्यूज को, साइन डेविएशन एंगल प्लस प्रिज्म एंगल का वैल्यू कितना गिवन है हमें 60 अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2। सॉल्व करने के बाद में हमें मिलता है यहां से √2 इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 अपॉन साइन 30, क्योंकि यहां से ये साइन 30 बनाता है। हमें पता है कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा 1/2, दैट इज √2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से साइन 30 का वैल्यू हम पुट करते हैं 1/2, दैट इज साइन डेल्टा m प्लस a अपॉन 2। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमारा यहां से 1 अपॉन √2 को बनाएगा, और हमें पता है 1 अपॉन √2 क्या होता है हमारा साइन 45 डिग्री, दैट इज साइन डेल्टा m प्लस a अपॉन 2। तो हम लिख सकते हैं यहां से 45 विल बी इक्वल टू डेल्टा m प्लस a अपॉन 2। इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं यहां से, तो 45 से ये मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएगा 90 इक्वल टू डेल्टा m प्लस a का वैल्यू कितना है हमारा 60। तो यहां से डेल्टा m फाइनली कितना बना रहा है 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। तो फाइनली हमारा इसमें आंसर कितना आ रहा है, प्रिज्म एंगल डेविएशन न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना आ रहा है 30 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम फॉर 10 सेकेंड। द चेंज इन मोमेंटम इज। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 सेकंड के लिए 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, तो संवेग में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मीन्स इसमें संवेग में कुल परिवर्तन के बारे में हमें पूछा गया है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें पता है कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट इज डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, ये किसके इक्वल रहता है
फोर्स के इक्वल रहता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता है, या फिर डायरेक्टली हमें यहाँ पर क्वेश्चन में 10 न्यूटन गिवन है फोर्स का मान, तो 10 इंटू टाइम पीरियड कितना गिवन है 10 सेकेंड, दैट इज 10। तो फाइनली चेंज इन मोमेंटम हमारा कितना रहेगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एलसीआर रेजोनेंट सर्किट व्हाट इज द फेज एंगल। अनुनादी एलसीआर परिपथ में कलांतर फाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हमेशा डायरेक्टली आपको याद रखना है कि हमारा जो कलांतर होता है वो कितना होता है हमारा 0 डिग्री। हमेशा रेजोनेंस की कंडीशन में एलसीआर सर्किट में फेज डिफरेंस हमारा कितना होता है 0 डिग्री। कैसे आता है देखिए, थोड़ा सा हम इसका क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। अगर हम एलसीआर सर्किट के बारे में बात करते हैं तो हमारा एलसीआर सर्किट में इस तरीके से इंडक्टर रहता है, एक कैपेसिटर लगा रहता है और एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा सर्किट एक बैटरी से कनेक्ट रहता है। अगर हम बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में तो यहाँ का प्रतिरोध हमारा R रहेगा, यहाँ का XC और यहाँ का XL। अगर हम पूरे के पूरे सर्किट का प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं तो Z कितना रहेगा हमारा अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं कलांतर के बारे में तो कलांतर किस प्रकार से गिवन रहेगा कोस फाई इक्वल टू R अपॉन Z। क्वेश्चन में बोला गया आपका एट दी रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंस में क्या होता है हमारा कि जो हमारा XL इक्वल टू XC होता है, मीन्स सर्किट हमारा कैसा हो जाता है प्योरली रेजिस्टिव, शुद्ध रूप से ये प्रतिरोध वाला रहता है। इसमें आपका जो कैपेसिटर और इसके कारण जो आपकी प्रतिबाधा है वो शून्य हो जाती है। तो Z बराबर कितना हो जाएगा हमारा R। तो यहां से मैं रेजोनेंस कंडीशन है ये, तो यहां से कोस फाई का मान कितना हो जाएगा हमारा कोस फाई इक्वल टू R अपॉन Z की जगह मैं R लिखूंगा, दैट इज कैंसिल आउट होके 1। कोस फाई का मान 1 कब होता है जब फाई का मान कितना रहे 0 डिग्री। तो दैट इज हमारा ऑप्शन क्या रहेगा इसमें राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑप्शन 0 डिग्री का फेज डिफरेंस रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एप्पल गिव्स 20 किलो जूल एनर्जी टू ए बॉय। इफ द मास ऑफ बॉय इज 40 किलोग्राम देन हाउ मच हाइट ही कैन क्लाइम बाय यूजिंग दिस एनर्जी इफ एफिशिएंसी इज 20%। एक बालक को 20 किलो जूल ऊर्जा प्रदान करती है। यदि बालक की क्षमता 20% है और वह द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो उस ऊर्जा का उपयोग कर बालक कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर सेव 20 किलो जूल ऊर्जा प्रदान करती है और बालक की क्षमता 20% है तो सेव द्वारा उसे कितनी ऊर्जा मिलेगी, सेव द्वारा बालक को प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी 20% इस बालक की इफिशियंसी है, तो मीन्स 4 किलो जूल ऊर्जा उसको सेव से मिलने वाली है। अब वह बालक का भार कितना गिवन है 40 किलोग्राम है। इस ऊर्जा का उपयोग कर बालक कितनी ऊंचाई पर, हमें पता है जब भी हम ऊंचाई के बारे में डील करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा रहती है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में डील होती है। तो इस ऊर्जा का उपयोग करके बालक द्वारा h ऊंचाई पर कितनी ऊर्जा होगी, ऊंचाई पर ऊर्जा, क्योंकि बालक ने सेव से ऊर्जा ये प्राप्त की है तो ये हमारी ऊर्जा कितनी हो जाएगी mgh। दोनों ऊर्जाएं हमारी बराबर रहेगी, दैट इज मास हमें कितना गिवन है यहाँ से 40 किलोग्राम
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम 10 लेते हैं और h, दोनों ऊर्जाएं बराबर रहेगी तो हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ इक्वल टू 40 × 10 × h। तो यहां से सॉल्व करने के बाद में कैंसल आउट होके h का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 10 मीटर। मीन्स इतनी ऊर्जा प्राप्त करके बालक 10 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ सकता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर कॉज्ड बाय, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का कारण क्या है? ए स्टेशनरी चार्ज, एन एक्सेलरेटेड चार्ज, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से सभी। तो चलिए मैं आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा कि मीन्स जब भी अगर आवेश हमारा एक जगह स्टेशनरी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब भी आवेश आपका मूव करता है तो वो दो टाइप की प्रॉपर्टीज को मूव करता है। दो टाइप से वो मूव कर सकता है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ में और विथ एक्सेलरेशन, मीन्स विदाउट एक्सेलरेशन और विथ एक्सेलरेशन। जब भी वो विदाउट एक्सेलरेशन मूव करता है मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को शो करता है। लेकिन जब भी वो विथ एक्सेलरेशन त्वरण के साथ में गति करता है तो कभी वह फास्ट मूव करता है, कभी स्लो मूव करता है, कभी रुक जाता है और कभी वह वापस मूव करने लग जाता है। तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रॉपर्टीज को वो शो करता है। तो यहीं से हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे बनती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब भी आवेश हमारा विथ एक्सेलरेशन के साथ में मूव करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होती है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सेलरेटेड चार्ज या फिर त्वरित आवेश। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, द मैग्नेटिक फील्ड इज बी, द फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर वुड बी। लंबे धारावाही चालकता से 5 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करते हैं जनरल के बारे में, अगर हम जनरल टर्म्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है आर डिस्टेंस पर वो किस प्रकार से गिवन रहता है, म्यू नॉट 2I अपॉन 4πr, जहां पर 2I किसको, I क्या है इसमें फ्लो होने वाली करंट और R क्या है वायर से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है वहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है 5 सेंटीमीटर दूरी पर, मींस R का वैल्यू कितना हमारा 5, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है B। तो हम लिखते हैं B बराबर म्यू नॉट 2I अपॉन 4π इंटू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो सपोज हम इसको मानते हैं B डैश, दैट इज अगर मैं जनरल फॉर्मूला में पुट करता हूं तो म्यू नॉट इंटू 2I अपॉन 4π, यहां पर R की जगह में क्या लेना होगा 20 सेंटीमीटर। दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन B और B डैश को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा B अपॉन B डैश। दोनों में हमारा लेंथ, हमारी जो हमारी लेंथ वायर से जो दूरी है वो हमारी रेसिप्रोकल में है, तो मीन्स ये क्या बन जाएगा हमारा 20 अपॉन 5, दैट इज सॉल्व करने के बाद में यहां से ये 4। तो नया B डैश का वैल्यू कितना आ रहा है, यहां से B डैश का वैल्यू आ रहा है B अपॉन 4। तो फाइनल आंसर हमारा इसमें क्या बनने वाला है 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी B/4, B/4। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम इज राइडिंग इन ए लिफ्ट, द वेट ऑफ द मैन व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स एट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आर रेस्पेक्टिवली। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती लिफ्ट में 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति यात्रा करता है। क्रमशः ऊपर तथा नीचे की तरफ गति करते समय व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए, मीन्स हमें एपरेंट वेट ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमें मास कितना गिवन है 60, एक्सेलरेशन कितना गिवन है 2 मीटर पर
सेकेंड। जब भी वो अपवर्ड मूव करेगा तो उसका जो वेट होगा वो कुछ इस तरीके से गिवन रहेगा, एम जी प्लस ए। अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट एम जी माइनस ए से प्रदर्शित होगा। वैल्यूज को मैं पुट करता हूं यहां से, तो m का वैल्यू कितना है हमारा, m का वैल्यू यहां से 60 गिवन है। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना रहेगा हमारा 10 प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें कितना गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 60 इंटू 12, ये कितना बनाएगा हमारा 720 न्यूटन। मीन्स जब भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसका वेट कितना रहेगा हमारा 720 न्यूटन। अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फॉर्मूला में मैं पुट करता हूं वैल्यूज को, g का वैल्यू 10 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 8 दैट इज 480 न्यूटन। इतना वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए एक्सपीरियंस करेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, क्वेश्चन में बोला गया है ऊपर और नीचे, दैट इज 720 न्यूटन एंड 480 न्यूटन हमारा इसमें फोर्स लगने वाला है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस आर रिड्यूस टू हाफ देन फोर्स बिटवीन देम, उनके बाद में उसका आवेश कितना रहेगा, देन फोर्स बिटवीन देम। यदि आवेशों तथा उनके मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल किस प्रकार से रहेगा। तो कुलाम के नियम से हमें पता है, कुलाम्स लॉ से F इक्वल टू कितना गिवन रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेकेंड केस में क्या बोला गया है कि हमने चार्ज को और उनके मध्य की दूरी को क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। तो F डैश जो नया बल लगने वाला है वो कितना रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज को हमने आधा किया दैट इज Q1/2 और Q2/2 अपॉन R अपॉन, क्योंकि डिस्टेंस को भी हमने हाफ किया है, का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई होकर कितना बना लेगा 1/4, और यहाँ से 1/2 का स्क्वायर कितना बना लेगा 1/4। आपस में 1/4 और 1/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 1/2 निकल के Q1 Q2 इंटू 1/4 अपॉन R का स्क्वायर इंटू 1/4 कैंसिल आउट होकर कितना बनाएंगे F डैश इक्वल टू, पूरे के पूरे को हम क्या लिख सकते हैं F के बराबर लिख सकते हैं। तो F डैश बराबर F मीन्स कहने का मतलब है हमारा सेम रहेगा, दैट इज समान रहेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एरो इज शॉट इनटू एयर, इट्स लेंथ इज 200 मीटर एंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। इफ g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एरो इज। इसमें यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। एक तीर हवा में छोड़ा जाता है जिसकी परास 200 मीटर तथा उड्डयन काल 5 सेकंड है। तीर के वेग का क्षैतिज घटक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जो क्षैतिज घटक रहता है वो किस प्रकार से गिवन रहता है u cos थीटा से। अगर हम टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड किस प्रकार से गिवन रहता है t बराबर u 2u साइन थीटा। अगर हम टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं तो टाइम पीरियड किस प्रकार से गिवन रहता है 2u साइन थीटा अपॉन जी से गिवन रहता है। अगर हम रेंज के बारे में बात करते हैं तो रेंज किस प्रकार से गिवन रहती है u cos थीटा इंटू टी। अगर मैं t का वैल्यू यहां से यहां पर पुट करता हूं तो कितना आएगा u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी।
इस तरीके से। तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, दोनों को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद में कितना आएगा हमारा, r अपॉन टी इक्वल टू u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी अपॉन वैल्यू मैं पुट करता हूं यहां से 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहां से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होते हैं, तो u cos थीटा इक्वल टू r का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, परास का वैल्यू 200, t का वैल्यू कितना गिवन है 5 सेकेंड, दैट इज ये आपका कैंसिल आउट होकर 4 मीटर पर सेकेंड इस तरीके से बनाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो आज इस तरीके से हमने आज 25 क्वेश्चंस की सीरीज हमने कंप्लीट की है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट और इससे अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े से बेटर क्वेश्चंस जो है वो करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।